it collects the funds from investors. So there are so many individual investors, corporate investors, retail investors who wants to put their funds in the safe securities or who want to take risk and maximize their returns. So what they do is, instead of searching the securities by themselves, they put the amount in mutual fund, and then the mutual fund experts, see, mutual fund is not a one person, it is an institution which is taking care of investment. So what mutual fund will do is, mutual fund will collect the funds from the individual investors, and then this amount is put forward for investment. अब ये investment किधर होगा? Either in government securities or bonds or debentures or shares. तो अलग अलग जगह पे क्या होगा, ये पैसा आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा. अब ये इन्वेस्टमेंट किधर करना है या फिर किस तरीके से करेंगे, ये सबका डिसीजन कौन करेगा? तो ये सबका डिसीजन करेगा आपका म्यूचुअल फंड कि एग्जैक्टली विच इज द बेस्ट सूटेड इन्वेस्टमेंट एज ऑफ नाउ. So accordingly, the mutual fund will decide where the money should be put in. Now, once the money has been put into different instruments, then the mutual fund will get a profit out of it. मतलब जैसे मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड ने, तो उसको डिविडेंड मिलेगा. तो जैसे ही डिविडेंड मिलेगा, देन दिस अमाउंट, और डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट किया या बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा. इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा रहेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया तो रिटर्न थोड़ा कम आएगा, बट एटलीस्ट इट विल बी सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कि चलो मुझे पता रहेगा कि मिनिमम इतना इंटरेस्ट तो मुझे मिलने वाला है. सो व्हेन दैट इंटरेस्ट इज अर्न्ड बाय द म्यूचुअल फंड और व्हेन द स्टॉक्स आर सोल्ड, देयर इज अ प्रॉफिट. अभी स्टॉक बेच के आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट अल्टीमेटली आप किसके साथ शेयर करोगे? तो यू विल शेयर दैट प्रॉफिट विद द इन्वेस्टर्स. हाँ, तो वो क्या करेंगे? इन शॉर्ट, they will get profit out of the investment, and that profit will be shared with the investors. So ultimately it will be like this: investor putting funds in the mutual fund, then mutual fund will do investment in different forms. फिर यहाँ से जो रिटर्न आएगा, वो रिटर्न हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टर को वापस दे देंगे. अभी यहाँ पे जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो म्यूचुअल फंड डिसाइड करेगा कि इन्वेस्टमेंट किधर होना चाहिए. हाँ, एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंड विच tells you that exactly where I am going to put my funds in. So certain terminologies we have to understand while understanding the mutual fund. The basic concept of investment in mutual fund is a maximization of returns and minimization of risk. As an individual investor, I can study 10 stocks, 20 stocks, or 50 stocks, but I cannot study the entire market. The study of the entire market is quite possible with the help of investing in mutual funds, because mutual funds gives you that confidence that okay, if you invest in a specific fund, then at least a bare minimum of 8 to 10% returns are possible. But obviously mutual fund doesn't guarantee you returns because it is again subject to market risk. So it tries to give you more returns as compared to market. अभी जब भी हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ऑब्वियसली शेयर्स मिलता है. बट व्हेन यू पुट अमाउंट इन म्यूचुअल फंड्स, व्हाट यू गेट इज यूनिट्स. सो व्हेन इन्वेस्टर पुट्स so when investor invests in mutual fund, it is what he will get is units of mutual fund. जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे, वैसे मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड. अभी जैसे इक्विटी शेयर्स को मार्केट प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स को क्या रहता है? म्यूचुअल फंड का मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होगा?
वो क्या बोलते हैं, आज म्यूचुअल फंड का वैल्यू ऊपर गया तो हम लोग किसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे, बेस्ड ऑन इट्स एनएवी। हाँ, अब ये एनएवी क्या है, इट इज नेट एसेट वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू कैसे आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन टोटल एसेट्स लेस लाइबिलिटीज अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स करके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि आपका नेट एसेट वैल्यू कितना रहे। अब ये नेट एसेट वैल्यू जो म्यूचुअल फंड का है, ये हर एक दिन म्यूचुअल फंड कैलकुलेट करेगा। जैसे आप लोग इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस देखते हो कि मार्केट प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हुआ, वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे कि वैसे हम लोग कंसिडर करेंगे कि हर एक दिन आपका मार्केट वैल्यू कितना हो डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अभी आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब कुछ नया फंडा नहीं है, इट इज नथिंग बट हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर एज ऑन अ स्पेसिफिक डेट। तो हम लोग कंसिडर करेंगे एक म्यूचुअल फंड के टोटल एसेट्स कितने हैं, उसके रिसीवेबल्स कितने हैं, मतलब उससे कितना इनकम मिलने वाला है, लेस लाइबिलिटीज प्लस पेएबल, कितना लाइबिलिटीज है, मतलब ऑब्लिगेशंस आउटसाइड ऑब्लिगेशंस कितना है एंड हमें कितना अमाउंट पे करना है, डिवाइडेड बाय the total number of units. That will give you an idea what is the uh, net asset value of a specific mutual fund. And जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट यू विल बी अलॉटेड स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स बेस्ड ऑन दी एनएबी। अभी आपने टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा रहेगा कि इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने ये सुना रहेगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी अलग अलग टाइप्स है, मतलब बेस्ड ऑन व्हाट, लाइक बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, आप इन्वेस्टमेंट कैसे करते हो, लमसम करते हो या एसआईपीज में करते हो। हैव यू हर्ड अबाउट लमसम इन्वेस्टमेंट? लमसम मतलब इट इज लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि एक बार आप पैसा डाल दे दिया। हाँ, एंड एसआईपीज का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। यहाँ पे कैसे होगा, एवरी मंथ यू विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द म्यूचुअल फंड एंड व्हाट विल बी द ऑब्वियस एडवांटेज आउट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट, हर एक महीना आपका थोड़ा 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 पैसा जाएगा, तो उसके वजह से आपको फायदा क्या होगा कि एनएवी फ्लक्चुएट भी हो गया, लेकिन सिंस यू आर पुटिंग द फंड्स इन द म्यूचुअल फंड पीरियोडिकली, तो आपको जो यूनिट्स मिलने वाला है वो किस बेसिस पे रहेगा, इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज एनएवी। अब ये एवरेज एनएवी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस हिसाब से आएगा, तो दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द नेट एसेट वैल्यू एज ऑन ईच डे। जब भी आप डिसाइड करते हो कि मुझे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी मतलब एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब क्या होगा, आप डिसाइड करोगे हर एक मंथ में कौन से दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो लेट अस यू डिसाइडेड एवरी मंथ फिफ्थ को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो एवरी मंथ लेट अस अभी फिफ्थ फेब है, फिफ्थ फेब को आपको आपने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करोगे फिफ्थ मार्च को, फिर फिफ्थ अप्रैल को। आपका अमाउंट सेम रहेगा, लेट अस से यू चूज 5000 एज मंथली अमाउंट।
and NAV of the scheme is changing. Let us say NAV of the scheme initially is 10, फिर वो बढ़ के 10.5 हुआ, फिर 11.5 एंड वापस कम हुआ 10.75। अभी इससे होगा क्या, व्हेन यू आर पुटिंग फंड्स इन द SIP, let us say you put the amount for 6 months, तो आपको एडवांटेज क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाता है। एवरेज आउट मतलब कभी NAV बढ़ गया, कभी NAV गिर गया, बट फिर भी आपको जो यूनिट्स मिलेगा वो एवरेज बेसिस पे सेम रहेगा। तो यूनिट्स कितना मिलेगा, कैसे निकालेंगे, हाउ मच यूनिट्स यू विल गेट, कैसे निकालेंगे बताओ। मैंने 6 महीने का SIP किया तो मुझे कितना यूनिट्स मिलेगा, कैसे निकालेंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय NAV, तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स। तो आपका अमाउंट फिक्स रहेगा। देखो यूजुअली कैसे होता है, अभी तक हम लोग शेयर्स परचेज करते वक्त मैं बोलता हूँ मुझे रिलायंस के 2 शेयर्स चाहिए, 10 शेयर्स चाहिए, 1000 शेयर्स चाहिए। डू आई से मुझे रिलायंस के 10.75 शेयर्स चाहिए, कैन आई परचेज दैट, यस और नो, कैन आई परचेज 10.75 शेयर्स ऑफ रिलायंस, No. नो। हाँ, लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते वक्त देयर इज नो बैरियर, बिकॉज यू कैन परचेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन डेसिमल्स ऑल्सो, and that's the reason why when you are putting funds in mutual fund you put the amount and you don't check NAV कितना है। मतलब आप ऐसा नहीं देखते कि NAV आज 10.5 है एंड मुझे 1000 यूनिट चाहिए, तो 10.5 into 1000 you decide how much amount you want to put in, accordingly आपको number of units मिलेगा। तो आपका number of units जो है वो odd figure भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 476.1905, ऐसा odd figure भी हो सकता है। एंड इसी हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड का यूनिट्स क्या होगा, कैलकुलेट होते रहेगा। याद रखो एग्जाम में भी या फिर सम सॉल्व करते वक्त भी डोंट राउंड ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। हम लोग कैसे करते हैं यूजुअली, शेयर्स 455.55 आ गया तो 456 कर देते, वैसे यहाँ पे राउंड ऑफ नहीं करना है। एटलीस्ट 2 डेसिमल तक तो आपको आंसर रखना पड़ेगा एंड कीप इट एज इज। आप प्रैक्टिकली देखोगे तो म्यूचुअल फंड का NAV जो आपको आता है या फिर यूनिट जो आता है वो ऐसा डेसिमल्स में ही आता है। So whatever is the number of units, you have to keep it as is. अभी ये जो SIP में इन्वेस्टमेंट किया उसका फायदा क्या हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट अगर मैंने लमसम किया रहता तो पूरा अमाउंट एक स्पेसिफिक रेट से इन्वेस्टमेंट होता, लेकिन इससे मुझे एडवांटेज मिलता है, मेरा इन्वेस्टमेंट एवरेज आउट हो जाता। एवरेज आउट का मतलब है अभी देखो 30,000 पैसा डाला, 30,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया एंड यूनिट्स है 2798, तो मेरा NAV आज का ऑन एन एवरेज NAV कितना आ गया 10.71। मतलब मेरा एवरेज रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, इट इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10.71 पर यूनिट। So that is the basis for making the investment, that through systematic investment plan, month on month basis I will keep investing the same amount and eventually see ultimately इसका benefit कभी होगा, मैं ऐसे SIP सपोज 2 साल 3 साल तक कंटिन्यू किया तो नेचुरली ये NAV क्या होगा, बढ़ते जाएगा एंड NAV सपोज हो गया 13, तो एंड में जितना मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से आपको टोटल उसका इन्वेस्टमेंट मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे 11.25 हो गया मार्केट प्राइस, तो आज मैंने ये यूनिट्स बेच दिया लास्ट दिन, तो आपको पैसा मिलेगा 31,484, मीनिंग यू पुट 30,000 इनटू द म्यूचुअल फंड, बट अभी उसका मार्केट वैल्यू कितना है 31,484। So this is how the mutual fund is going to operate and give you a specific amount of profit.
Are you clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अभी दूसरा टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें सीखना है, बेस्ड ऑन वेयर द अमाउंट इज इन्वेस्टेड। अभी हम लोगों ने बहुत बार सुना है इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, या फिर सिर्फ इक्विटी फंड सुना रहेगा आपने, डेट फंड सुना रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड सुना रहेगा। हैव यू हर्ड अबाउट दीज नेम्स? Yes, sir. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो व्हाट यू डिसाइड कि मेरा पैसा किधर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ना इमेजिन मिस्टर Ajit, whose age is 60 years, he just retired from the company and he wants to invest in mutual funds. Which type of mutual fund will you suggest for him? Equity oriented fund or government securities type of fund? Government. Government. Yes. Why? Correct. Risk Why? is minimum. There is no risk. Yeah, because depending on the appetite of the risk appetite of the investor, you will suggest him which alternative of investment he should go for. तो प्रैक्टिकली जो पर्सन अभी रिटायर्ड होने आया है उसके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा? फॉर हिम द फंड विच विल बी बेनिफिशियल इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा क्या होगा? देखो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो रिटर्न देगा वो तो इसको मिलेगा ही, लेकिन ये म्यूचुअल फंड इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा सो दैट अगर गवर्नमेंट आपको 6% रिटर्न दे रहा है तो म्यूचुअल फंड विल ट्राई टू गिव यू 6.57% रिटर्न। मतलब वो ऐसे इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे कि जिससे जो रेगुलर मार्केट सिक्योरिटी, रेगुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल पाए। सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। सो दैट इज नोन एज government securities which are used for investment. But suppose second person is Mr. Ashish whose age is 30 years. तो आशीष को आप बोलोगे क्या? नहीं नहीं आशीष अभी एज हो गया तो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्टमेंट करना है। नहीं, आशीष यंग है तो ही कैन टेक रिस्क, तो यू कैन सजेस्ट हिम इक्विटी ओरिएंटेड फंड कि जहां पे उसका पैसा इक्विटी मार्केट में लगेगा, उससे क्या होगा, उसको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, एट द सेम टाइम हिज रिस्क विल बी हायर, बट इट इज ओके बिकॉज एट यंग एज द पर्सन कैन टेक रिस्क। सो वो रिस्क लेके थोड़ा बहुत, चलो थोड़ा बहुत नीचे भी गिर गया, मार्केट वैल्यू कम भी हो गया म्यूचुअल फंड का, स्टिल दैट पर्सन कैन वेट। वो बोलेगा ठीक है चलो अभी मार्केट प्राइस नीचे तो मैं और थोड़ा वेट कर लेता हूँ और एक आध साल वेट करता हूँ, एंड देन आई विल चेक कि व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट नाउ, and accordingly he can choose to means accordingly he can decide whether he want to invest in equity oriented fund, government securities or debt fund. So always it depends on what is your risk appetite. If you are ready to take risk, then obviously you can invest in in equity oriented funds or mixed funds or balanced funds. But if you don't want to take risk, or if you are fine with limited returns, then you can go for debt or you can go for government securities. All right? ये पता चल गया। अभी म्यूचुअल फंड सडनली बदल नहीं सकता, हाँ, कि एक म्यूचुअल फंड इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है सडनली उसने बोल लिया नहीं बस हो गया अभी मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करूंगा। कैन अ म्यूचुअल फंड सडनली चेंज इट्स पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट? No. No. When the mutual fund starts its operation, it has to get registered and it has to declare that what is the type of investment uh, will be made through this fund. तो अगर उसने बोल दिया कि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है तो आप बाद में बोल नहीं सकते मुझे तो पता ही नहीं था ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज नाम में लिखा था इट इज इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड मतलब वो फंड क्या करेगा,
इन्वेस्टमेंट करेगा, मेजॉरिटी ऑफ द फंड्स विल बी इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट, मतलब इक्विटी शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, तो ऑब्वियसली योर इन्वेस्टमेंट इज बिट रिस्की as well as it will give you good returns as well. अभी आपने देखा रहेगा कि एक साल पहले आपका म्यूचुअल फंड का वैल्यू एंड अगर आपने आज तक होल्ड किया रहेगा तो आज तक का वैल्यू, इसमें जमीन आसमान का फर्क है. लास्ट ईयर मार्केट क्रैश हो गया था तो म्यूचुअल फंड एकदम नीचे चला गया, अभी मार्केट ऊपर आ गया तो म्यूचुअल फंड का वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इट इज गिविंग गुड रिटर्न्स, राइट? So it depends that what is your risk appetite. Accordingly, you will decide your investment. Okay? यहाँ तक सब points clear है? Yes, sir. Yes. Now, based on tenure of the investment, tenure of the investment means sometimes you want to invest in mutual funds on a continuous basis. मतलब आपको mutual fund से बाहर नहीं आना. And sometimes you want to invest for a specific period. तो specific period मतलब मैं choose कर सकता हूँ कि ये investment मैं 5 साल के लिए रखूंगा, उसके बाद मैं बेच सकता हूँ. No doubt about it. But there are mutual fund which are open-ended and which are close-ended. अब ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड्स मतलब क्या? Are you aware about open-ended funds and close-ended funds? Have you heard about it? Can anyone explain me what is open-ended fund and what is close-ended funds? No? ओपन एंडेड मतलब लॉक इन पीरियड नहीं रहता है, हम लोग कभी भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, और क्लोज एंडेड लॉक इन पीरियड रहेगा. Yes. And one more point, open-ended funds में investment can be made any point of time. And freely entry exit का permission रहता है. लेकिन close-ended funds में investment can be made at the beginning. And tenure is fixed. Tenure is fixed मतलब close-ended scheme. वो scheme starting में ही बोलेगा. Like I'll give you an example. There was a scheme called HDFC Infrastructure Fund for 1,100 days. इसका मतलब क्या है? उस फंड ने डिक्लेयर किया कि आई विल इन्वेस्ट योर फंड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस एंड द फंड विल बी वैलिड और फंड विल बी इन ऑपरेशन फॉर 1,100 days. व्हाट डज दैट इंडिकेट? कि ये फंड का इन्वेस्टमेंट हम लोग कितने पीरियड के लिए करेंगे? इट विल बी मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1,100 days. दैट मीन्स 1,100 days के बाद आपका अमाउंट क्या होगा? ऑटोमेटिकली रिडम्पशन हो जाएगा. That is known as a close-ended fund. But open-ended fund मतलब क्या? तो open-ended fund मतलब आप कभी भी एंट्री कर सकते हो, मतलब थ्रू SIPs, थ्रू लमसम इन्वेस्टमेंट आप म्यूचुअल फंड लाइक ओपन होने के बाद भी इन्वेस्टमेंट करते रह सकते हो, मतलब परचेस सेल चालू ही रहता है. बीच में आप एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन that doesn't happen in case of close-ended funds. Once you invest in a specific mutual fund, till the time the fund doesn't end, आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा? उसी फंड में रहेगा, बीच में एग्जिट नहीं कर सकते. बट ओपन एंडेड फंड में इजी एंट्री एंड इजी एग्जिट इज पॉसिबल. अभी यहाँ पे as Nisha has correctly pointed out two more terminologies, entry and exit. तो entry and exit के time there is one charge which is called as entry load and exit load.
Have you heard about this? What is entry load? Can you tell me what is entry load and exit load? इन्वेस्ट करते हैं तभी लगता है एंट्री लोड Yes. और जब भी हम लोग विड्रॉ करेंगे Yes, जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में एंट्री करेंगे मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे, so at the time of purchasing, additional charges are imposed and that is known as entry load. And exit load मतलब क्या? At the time of exit, जैसे entry लेते हैं वैसे exit मतलब same, लेकिन at the time of redemption of the mutual fund units or at the time of is known as exit load. Alright? तो एंट्री लोड होगा जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में परचेस करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा यूनिट परचेस करेंगे, या फिर एग्जिट लोड लगेगा जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड की यूनिट्स सेल ऑफ कर देंगे. हाँ, तो ऑलवेज रिमेंबर एंट्री लोड से आपका परचेज प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा. यस. एंड एग्जिट लोड मतलब सेल्स प्राइस क्या होगा? कम होगा. कम होगा. हाँ? ये आपको याद रखना है. एंट्री लोड बोला तो परचेज प्राइस में ऐड कर दो, एग्जिट लोड बोला तो उसको सेलिंग प्राइस में से लेस कर दो, एंड देन यू विल गेट व्हाट इज द नेट परचेज और नेट सेलिंग प्राइस. ऑलराइट? ओके. अभी वन मोर टाइप इज बेस्ड ऑन द रिटर्न्स. Some people like to get periodic returns, so that is dividend payout. Some people like to receive dividend but like to reinvest that dividend. And some people don't like to receive dividend but they expect growth plans. हाँ? अब ये तीनों plans का meaning क्या है? या फिर some plans give you bonus, हाँ, but bonus का तो it is not known in advance. So ये जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो दिस इज फॉर योर प्रैक्टिकल पर्पसेस. ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट प्रैक्टिकली जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, दे मस्ट बी रिमेम्बरिंग व्हेन यू परचेज द म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तभी आपको ऑप्शन दिया जाता है कि टिक करो कि डू यू वांट डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट या फिर ग्रोथ. हाँ, फर्स्ट टाइम जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो समझता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट इसका मीनिंग है that once I say dividend payout, it means the mutual fund will be periodically giving you returns in the form of dividend. तो भले ही वो फिक्स नहीं रहेगा बट वो डिविडेंड क्या करेंगे, आपको पे आउट करेंगे. हाँ? मतलब एक ही म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. सपोज एक ही म्यूचुअल फंड परचेज किया
सिद्धेश ने और बबीता ने सपोज, हाँ, तो सिद्धेश ने चूज किया डिविडेंड पे आउट, तो उसको डिविडेंड मिलेगा व्हेन द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड. दैट मींस ही इज सिलेक्टिंग अ स्कीम वेयर डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. बट सपोज बबीता चूजेस डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, मतलब क्या होगा, उसको दिखेगा कि डिविडेंड डिक्लेयर तो किया म्यूचुअल फंड ने, लेकिन वो वापस ऑटोमेटिक री इन्वेस्ट हो गया. तो फॉर एग्जाम्पल बबीता इन्वेस्टेड 1 lakh rupees and she is getting a dividend of 10,000. So she will not receive that 10,000. That 10,000 will be automatically reinvested in the same mutual fund, and that is known as dividend reinvestment. एंड सिद्धेश के केस में 1 लाख के ऊपर उसको 10,000 का अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, तो वो 10,000 उसके हाथ में आ जाएगा. दैट मींस इट विल बी पेड टू हिम, इट विल नॉट बी रीइन्वेस्टेड इन द म्यूचुअल फंड. तो अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है, तो देन इट इज गुड टू चूज द डिविडेंड पे आउट ऑप्शन. बट अगर आपको पीरियोडिक रिटर्न्स एक्सपेक्टेड नहीं है, then you can choose dividend reinvestment or growth plans. Growth plans में basically क्या होता है, growth plans में dividend declare ही नहीं होता. Since dividend is not declared, आपका NAV बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, and since the amount is automatically reinvested, आपके लिए क्या benefit मिलता है इसका, उसका NAV बहुत ज्यादा रेट से बढ़ते जाएगा, and this will result in a good amount of price appreciation of NAV and thereby getting maximum returns on your investment. Are you clear with this? Yes, तो basic idea आ गया how the mutual fund operates, then investment किस तरीके से करना है, कौन कौन से types के mutual funds हो सकते हैं, या फिर फिक्स टेन्योर के या फिर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स मतलब क्या, या फिर हम लोग कौन कौन से ऑप्शंस के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. ये सब टर्म्स क्लियर है अभी तक का? Yes, sir. Yes. Do you want to write down anything, or we'll start with the practical sums? सम स्टार्ट करें हम लोग. देखो म्यूचुअल फंड में जो सम्स आने वाला है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, तो एक तो थ्योरी मतलब ये जो मैंने अलग अलग टर्म्स बोला कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, या फिर व्हाट इज एनएवी, व्हाट इज एंट्री लोड, व्हाट इज एग्जिट लोड, और what are the types of returns which can be expected in the mutual fund. So accordingly you can bifurcate the mutual fund investment into different categories. But sums wise आपको mainly सम आएगा, एक तो डिटरमाइन करो व्हाट इज नेट एसेट वैल्यू. एंड नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन हाउ मच इज द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड रिसीवेबल्स लेस लायबिलिटीज एंड पेएबल्स अपॉन आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स. तो ये आपको बताएगा कि आपका एनएवी कितना है. तो एनएवी कैलकुलेशन के सम्स आ सकते हैं राइट फ्रॉम 2 मार्क्स टिल 6 मार्क्स और इवन 8 मार्क्स. क्योंकि 2 मार्क के लिए एकदम छोटा सम रहेगा, तो हम लोग सब टाइप के सम्स करेंगे. एंड 8 मार्क के लिए थोड़ा बड़ा सम रहेगा कि जहां पे आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया है एंड आपको एनएबी निकालना है. दैट इज वन. सेकेंड टाइप ऑफ सम विच मे कम ऑन दिस टाइप ऑफ ऑन म्यूचुअल फंड इज व्हाट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इन्वेस्टर. सो आपको इन्वेस्टमेंट देंगे कि इन्वेस्टर ने पैसा कभी इन्वेस्टमेंट किया, उसको क्या क्या रिटर्न्स मिल गया, एनएवी कितना था, कितना हो गया, उसके हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा कि उसको रिटर्न्स कितना मिला है. थर्ड इज दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट व्हाट इज CAGR. CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि ऑन एन एवरेज कंपाउंडिंग से अगर आपका ग्रोथ हो रहा है कंपाउंडिंग रेट से, तो आपको कितना रिटर्न्स मिल रहा है. दैट इज कैलकुलेटेड बाय CAGR. This tells you on an average what is the returns given by the mutual fund, and that is again uh, a good way of making the investment. That is also a good way of deciding where a person should invest, because CAGR tells you कि percentile wise आपका profit percentage कितना है. So that gives you an idea कि आपका investment किधर किया
तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा. Yeah, then fourth type of sum which you can expect is like this. आपको अलग अलग schemes देंगे कि डिविडेंड पे आउट ऑप्शन है, ग्रोथ ऑप्शन है या फिर बोनस ऑप्शन है. इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा रिटर्न्स देगा. देन यू विल हैव टू सिलेक्ट व्हिच इज बेस्ट सुटेड. देन फिफ्थ टाइप ऑफ सम व्हिच मे कम इज रिस्क. सी म्यूचुअल फंड हम लोग भले ही बोल रहे हैं कि एनएवी ऊपर जाएगा, लेकिन नॉट नेसेसरी हमेशा म्यूचुअल फंड का एनएवी ऊपर जाएगा. It also may happen the mutual fund NAV may fall also. तो अगर म्यूचुअल फंड का NAV अगर गिर गया तो पॉसिबिलिटी है कि आपका लॉस हो जाएगा या फिर आपका थोड़े पीरियड के लिए आपका NAV निगेटिव में चला जाएगा. तो मैंने जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें रिस्क लेवल ऑफ रिस्क कितना है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस रिस्क मेजरमेंट फैक्टर्स. तो हम लोग अलग अलग रेशियो सीखेंगे. Sharpe ratio, Trene's ratio. So different types of ratios we will check to know how we are going to analyze the means how we are going to analyze कि इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है. तो उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि रिस्क कितना है, अकॉर्डिंगली रिटर्न्स कितना आएगा. सो रिस्क जहां पे कम रहेगा वो ऑप्शन हम लोग सिलेक्ट करेंगे. तो शार्प रेशियो, ट्रेनियोज रेशियो या फिर जेनसन्स अल्फा, ऐसे अलग अलग मेथड यूज करके हम लोग डिसाइड करेंगे कि विच इज द बेस्ट सूटेड मेथड फॉर इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, सो these are different types of sums which may come. Apart from that, there are Morningstar index or different other calculative methods which we are going to check in these chapters, but we'll see with the help of different sums. तो sum start करें अभी. Yes, sir. चलो अभी हम लोग first sum start करते हैं, which is very simple sum. Okay, check question number 1. Read color question number 1, then we'll see how to solve this.
ओके, सम चेक किया। अभी एनएवी निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, विच इज 180 lakhs प्लस रिसीवेबल्स आपको दिया है 2 लाख, लेस liabilities and payables is 1 lakh upon outstanding units। अभी आउटस्टैंडिंग यूनिट्स कितना आएगा बताओ। कैसे निकालेंगे, साइज ऑफ द स्कीम 1 अपॉन lakh. फेस वैल्यू, करेक्ट। करेक्ट, सो डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, 1 लाख करेंगे। तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा, 181 लाख ऑन 1 लाख। तो एनएवी कितना आएगा, रुपीज 181। ऑलराइट, everyone is clear with the calculation? Yes, sir. Yes. This kind of sum may come for 2 marks or in MCQs. They can ask you this question just to know like how the NAV is computed. लिख लो फिर हम लोग सम सेकेंड के पास।
When you complete question number 1, read question number 2.
देख लिया सम? चलो let us check question number 2 now. Now in question number 2, what they have given is a mutual fund has made an issue of 10 lakh units of rupees 10 each. Now you should be very careful while reading the question. Like first question, they have clearly said scheme का face value कितना है, size कितना है, market value of investment कितना है, how much is receivables, how much is liabilities. So easily you could calculate NAV. But now they have given you initially I am issuing, मतलब mutual fund is issuing 10 lakh units of 10 each. अभी 10 lakh units of 10 each मतलब कितना हुआ? 1 crore हुआ, right? No entry load was charged. It made the following investment. Equity share, government securities, debentures, 10% debentures. Total मिलके कितना investment है? It is 98 lakhs. Now what does that indicate 98 lakhs? एक हाँ इन्वेस्टमेंट वैल्यू हाँ मतलब मैंने टोटल 1 करोड़ रुपए कलेक्ट किया लोगों से एंड उसमें से 98 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किया मींस हाउ मच अमाउंट इज स्टिल लाइंग विथ मी स्टिल आई एम हैविंग अ कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस ऑफ 2 लाख रुपीस डू यू एग्री तो ये पॉइंट पिकअप करना इंपॉर्टेंट है कि आउट ऑफ टोटल फंड्स व्हिच इज रिसीव्ड उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 1 करोड़ में से 98 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो बैलेंस 2 लाख रुपीस इज देयर विथ मी अभी उसके अलावा क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड ऑफ 12 lakh were received on equity shares interest on all types of debt securities was received as and when it was due at the end of the year the equity shares and 10% debentures are quoted at 175% and 90% respectively other investments are quoted at par. This information they have given for calculating what is the market value of assets and what is the bank balance at the end of the year. Find out NAV per unit given that the operating expenses during the year amounted to rupees 5 lakhs. Also find out NAV if the mutual fund has distributed dividend of 0.90 per unit during the year to the unit holders. अभी इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा हमें दो चीज करना पड़ेगा एक तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा ये एक एंड दूसरा बैंक बैलेंस निकालना पड़ेगा तो बैंक बैलेंस आप एक लेजर बना के भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट आल्सो यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द बैंक बैलेंस तो एनी विच वेज यू कैन डू इट लेट अस डू इट बाय वे ऑफ अ वर्किंग नोट इधर मैं 1 करोड़ माइनस 98 नहीं लिखता सीधा नेट अमाउंट लिख दूं समझेगा आपको 1 करोड़ में से 98 लाख गया तो 2 लाख रुपए आपके पास जमा रहेगा अभी इसमें प्लस क्या क्या बैलेंसेस होगा डिविडेंड ऑफ 12 लाख वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर तो मुझे उसको ऐड बैक करना है ओके डिविडेंड 12 लाख का मिल गया उसके अलावा मुझे और क्या क्या मिलेगा बताओ इंटरेस्ट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ डेट सिक्योरिटीज वाज रिसीव्ड
So interest on 7% 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना आएगा बताओ? $56,000. यस 8 लाख पे 7%, सो दैट इज 56,000. मतलब जो जो आपको इनफ्लो हुआ है वो हम लोग ऐड कर देंगे, जो जो आपका एक्सपेंसेस है वो लेस कर देंगे. देन इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स. Right? Then you have interest on 10% debenture. Alright? Okay. और क्या expenses कुछ है? Expenses कितना दिया है? Yes, 5 लाख. Operating expenses. तो मेरा क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कितना रहेगा? So 10,51,000 का मेरा बैंक बैलेंस हो गया. अब ये बैंक बैलेंस हम लोग किधर कंसिडर करेंगे? NAV में कंसिडर करेंगे. अभी अपना NAV का फॉर्मूला क्या है? Assets plus receivables minus liabilities plus payables upon outstanding number of units. तो पहला चीज हमें और एक क्या करना पड़ेगा? We have to calculate what is the market value of the assets and liabilities. तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं what is the market value of assets and liabilities. ओके. इन्वेस्टमेंट अभी क्या क्या है देखो, उसका हमें सबका मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा. ओके, पहला क्या है? 50,000 इक्विटी शेयर्स. उसका मार्केट वैल्यू कितना है बताओ? is quoted at 175%. 175% मतलब 100 रुपीज का शेयर था, वो 175% हो गया. मतलब अभी मार्केट प्राइस कितना होगा? 175, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? नीचे दिया है देखो. At the end of the year, equity share and 10% debentures are quoted at 175%. मतलब इक्विटी शेयर 175% है एंड जो डिबेंचर है उसका वैल्यू कितना है? 90%. करेक्ट? मतलब हमें इधर लेते वक्त इक्विटी शेयर को 175% के हिसाब से लेना पड़ेगा. Hopefully this calculation is clear now. Yes, sir.
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसका कितना आएगा? अदर इन्वेस्टमेंट्स आर कोटेड एट पार, तो मैं उसको कितने प्राइस पे लिख दूं? 8। 9% डिबेंचर्स अनलिस्टेड। हाँ, अभी उन्होंने क्या दिया? 10% डिबेंचर्स को 90% में वैल्यू करना है, तो 9% डिबेंचर्स एज इज रहेगा, उसका वैल्यू कितना रहेगा? 5 लाख। एंड 10% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना आएगा? 90%, मतलब 5 लाख का 4,50,000 हो। क्लियर टिल नाउ? Yes, sir. यस। अभी इसमें हमें बैंक बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। फिर हमें मिलेगा टोटल मार्केट वैल्यू, करेक्ट? इधर तक समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. अभी एनएवी निकालना है। एनएवी का फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट वी हैव टू कंसीडर नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स। हमने स्टार्टिंग में देखा कि किस किस टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, एनएवी कैसे निकालने का। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लाइबिलिटीज तो एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है, जो एक्सपेंसेस था वो हमने पे कर दिया। एंड यूनिट्स कितना है? आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 10 lakhs, करेक्ट? तो अभी एनएवी कितना आ गया? 11.551। ऑलराइट, यस। Yes, sir. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सबको समझ में आया कैसे करना है? सेकंड का आंसर कैसे आएगा? Also find NAV if the mutual fund distributed dividend of 0.90 per unit. क्या फर्क होगा बताओ? नेट बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, करेक्ट? डिविडेंड दे दिया मींस बैंक बैलेंस क्या होगा? ऑलरेडी हम लोगों ने बैंक बैलेंस 1051 निकाला है, वो बैंक बैलेंस कितने से कम हो जाएगा? मतलब जितना डिविडेंड पे किया उतना अमाउंट से कम हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका एसेट्स कितने से कम होगा? 0.90 पर यूनिट, मतलब कितना टोटल डिविडेंड दिया जाएगा? तो टोटल डिविडेंड पेड कितना रहेगा? 10 लाख यूनिट्स है इंटू 0.90 है पर यूनिट, तो कितना डिविडेंड दिया हम लोगों ने? ₹9 lakhs। हाँ, अभी देखो बैंक बैलेंस 9 लाख से कम करेंगे, फिर ये 9 लाख से कम होगा,
फिर ये 9 लाख से कम होगा। उससे अच्छा हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बताओ? न्यू एनएवी कैसे निकाल सकते हैं? डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग एसेट्स में से कैन आई डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट 9 लाख? यस। Yes, sir. तो आपका आंसर आ जाएगा 10.651 एज द एनएवी। सिंपल। क्लियर है सबको कैसे कंप्यूट करना है? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, लिख लो। एंड एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं, मतलब डोंट थिंक दैट इजी है तो ऐसे सम नहीं आएगा। ओनली थिंग इज यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द सम, बिकॉज उसमें थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो जस्ट नोट डाउन द आंसर, देन विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन। See, they have asked you what is the monthly return, right? So month के beginning में how much is NAV, what is the NAV at the end they have given, plus they have given you income and capital gain distributions. So to calculate return, basically what you need is NAV at the end. So let us call it as NAV1, less NAV at the beginning. So let us call it as NAV0, plus income, or you can say dividend, plus capital gains. This whole divided by the NAV at the beginning, because we need to know how much amount I have put in so that it became like it increased to NAV1, and secondly it gave you income and capital gains. So we have to divide this by NAV0 and multiply this by 100. That will give me how much is the return which I got from this investment. Are you understanding this? So what we are basically trying to do is, initially when I'm putting 20 rupees in the mutual fund, it is becoming 20.06. So that is, one is price appreciation. Secondly, I'm getting income and capital gains. So we are adding all the elements. So whatever is the NAV appreciation, that is from 20 to 20.06, that is one, plus income and capital gain distributions. We'll consider all of them and check what is the returns. So this is 20.06 minus 20 plus income plus capital gain. अपॉन, अभी यहाँ पे NAV at beginning ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये सब मिला, तो दैट इज 20 रुपीज। सो इसका नेट आंसर कितना आएगा? इज इट, अभी एक बार वेरीफाई कर लो, 0.1275। So how much will be your monthly return? 6.37, sorry, 0.6375 would be treated as your monthly return. And अगर obviously आपको annual return निकालना है तो आपको 12 से multiply करना पड़ेगा. That will give you how much is the annual return. हाँ, ये सब जो sums है वो 2-2 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं. जैसे हमने इसके पहले का फर्स्ट सम देखा वो 2 मार्क का था, सेकंड सम देखा वो अराउंड 6 मार्क का था. तो वैसे ये 2 मार्क के लिए सम एग्जाम में पूछ सकते हैं.
So hopefully everyone is clear with the calculation. Yes. Yes, sir. ये लिख लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ. थर्ड का आंसर लिख लो एंड देन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. So we'll check answer for that. If you observe, NAV at the beginning was 12.25. At the end, it has fallen down to, sorry, NAV at the beginning was 12.65, and at the end, it has been declined to 12.25. But you have received cash dividend and capital gain. So we'll add back both of them, and this price decline would be subtracted. So 0.5 plus 0.3 minus 0.4. So 0.4. So 0.4 divided by 12.65. So it will be 3.1620. Got this answer? Yes, sir. 3.1620. Is this right answer? No. मतलब ये calculation wrong नहीं है. This is correct. But what is the last question? Ultimate question क्या है? Calculate monthly return पूछ. बराबर? Is it your monthly return? No. No. This is written over a period of 60 days. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको हाफ करना पड़ेगा. तो मंथली रिटर्न कितना आएगा? 3.1620 divided by 2, which is 1.581. Right? समझ में आ रहा है? 60 डेज का रिटर्न्स जो है उसका हाफ होगा, सो it will be 1.581% on month basis. So monthly return आएगा 1.581%. So remember this point, check what is ultimately asked, whether it is only return, whether it is monthly return, or whether it is annual return. Accordingly, your answer will change. Fifth question is on similar lines. तो आप वो होमवर्क करोगे? तो कल हम लोग उसका आंसर चेक करते हैं. Okay. Yes, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग अभी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 तक सबका हो गया? Yes. Yes.
read question number 6 carefully, and then we'll see how the NAV is required to be computed under two different situations. So check karo question.
चलो चेक करें आंसर. देख लिया क्वेश्चन. Now, the question has got two parts: calculation of NAV as on in the first case and second case. First case calculation is pretty simple. They have given you what is the how many number of shares you have invested in, what is its market value. So depending on the market value, we'll calculate what is the total market worth divided by number of units. So you will get what is the net asset value as on the specific day. So it would be easier for us. Second, we need to do a bit of calculation that will check. अभी क्या करना है आपको? 20,000 into 20. तो इसी तरीके से हम लोग सब मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे and then we'll take the total, sum total of all. So that is 4 crore 73 lakh 2,000. On similar lines, sorry, here you will have 20,000 into 20. Sorry, here the NAV is different. So accordingly, your market worth will change. All right, so you got two market values as on total market value of assets as on 1st of Feb and as on the 2nd of Feb. यूनिट्स कितना है? 6 लाख. तो NAV कितना आएगा? 4 crore 73 lakh 2,000 upon 6 lakh. इसको हम लोग 2 डेसिमल तक रखते हैं आंसर इसका. 78.84 and 81.84. So that is the net asset value as on 1st and 2nd Feb. Are you clear with this calculation? Yes. Yes, everyone. Are you clear with this calculation? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. ये टॉपिक पे एक भी मार्क जाना नहीं चाहिए. दिस इज वेरी सिंपल एंड म्यूचुअल फंड पे यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 8 मार्क क्वेश्चन. ऑब्वियसली 16-18 मार्क का क्वेश्चन यूजुअली नहीं आएगा म्यूचुअल फंड पे, बट वॉट एवर इज द क्वेश्चंस आस्क्ड यू शुड गेट फुल मार्क्स इन दिस चैप्टर बिकॉज फटाफट भी होता है एंड कंसेप्ट्स भी आपका क्लियर रहेगा तो आप इजीली आंसर सॉल्व कर पाओ. सॉरी, अभी सेकंड क्वेश्चन. सेकंड थोड़ा मैं ध्यान से करना पड़ेगा. Following information is given, assuming one Mr. A submits a check of 30 lakh to the mutual fund and the fund manager of the company purchases 8,000 shares of M Limited and balance amount is held in bank. In such a case, what would be the position of the funds as on 1st Feb and 2nd Feb? अभी फर्क क्या आएगा देखो. ये केस में हुआ क्या है? सेकंड केस में you are going to put your funds in which scheme? Obviously you are going to invest in shares of M Limited. This is the second situation. अभी
अमाउंट इन्वेस्टेड इन एम लिमिटेड कितना है बताओ? कितना है? 30 lakhs. नहीं नहीं, हाँ 30 लाख करेक्ट है, वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। टोटल इन्वेस्टमेंट इज 30 lakhs. इसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड इन एम लिमिटेड वो कितना है? एम लिमिटेड में कौन से रेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे बताओ? 20. सॉरी, यस, कौन से रेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे? एम लिमिटेड में कौन से रेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे? 8000 शेयर्स परचेज किया तो एक शेयर का रेट कितना रहेगा? 70. एम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट किया 1 Feb को, तो उस दिन रेट कितना है? 312. तो इंटू 312.40, इतना पैसा आपका क्या होगा? इन्वेस्ट हो जाएगा एम लिमिटेड। अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं 8000 इंटू 312.40 तो है 24,99,200। एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? समझ में आ रहा है? तो बैलेंस क्या रहेगा? बैंक बैलेंस ऑलराइट। तो उसके हिसाब से सेकंड का आंसर क्या आएगा? Are you getting this? समझ में आ रहा है ये पॉइंट? अभी क्या करना है हमें? इधर बैंक बैलेंस भी लेना है एंड और एक चेंज क्या आएगा बता? और एक चेंज क्या आएगा बता? बैंक बैलेंस हो जाएगा और एक 20. चेंज क्या आएगा? एम लिमिटेड के शेयर्स कितने हो जाएंगे? अभी 30,000 थे प्लस 8,000 इन्वेस्ट कर दिए तो टोटल 38,000 हो गए। एंड यूनिट्स कितना होगा साइमल्टेनियसली? एग्जिस्टिंग यूनिट्स कितना है? 6 लाख प्लस एड फ्रेश इशू कितना होगा? कितना फ्रेश यूनिट्स इशू करेंगे हम लोग? देखो NAV आपका कितना है?
78.84 है बराबर। एंड पर्सन ने 30 लाख इन्वेस्टमेंट किया तो उसको हम लोग कितना यूनिट्स देंगे? 78.84। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आपके पास सपोज आप इन्वेस्टर हो एंड मैं म्यूचुअल फंड हूँ, आपने 30 लाख रुपए मेरे फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो मुझे आपको कितना यूनिट्स देना चाहिए बेस्ड ऑन द NAV एज ऑन दैट डेट? डू यू एग्री? या सिर्फ मैं 30 लाख रुपए रख लूं अपने पास, यूनिट्स उतना ही रखूंगा, ऐसे चलेगा क्या? नहीं, मुझे आपको यूनिट्स इशू करना पड़ेगा। तो आपके पास यूनिट्स कितना हो जाएगा? 30 lakhs डिवाइडेड बाय 78.84। आपके पास यूनिट्स कितना हो जाएगा? 38,051.75। तो टोटल यूनिट्स आपके पास कितना होगा? सिक्स 38,051। तो अभी यूनिट्स कितना होगा? 638,051। एंड आपका NAV आप ऑब्जर्व करोगे तो NAV आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ रहा है आपको? 30 लाख रुपए, देखो 30 लाख रुपए नया मेरे पास आया तो मैंने वो स्टॉक मार्केट में एम लिमिटेड के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट जब भी मैं एम लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता हूँ साइमल्टेनियसली मुझे इन्वेस्टर को नया यूनिट्स भी इशू करना पड़ेगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया, नंबर ऑफ यूनिट्स भी सेम प्रपोर्शन से बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा NAV क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस। एंड इसी के बेसिस पे आपको लास्ट सम का भी आंसर निकालना है। व्हाट इज द NAV एज ऑन 2nd Feb? अभी NAV एज ऑन 2nd Feb क्या आएगा? सेम, सिर्फ मुझे और 2 कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यूज विल कैलकुलेट। मार्केट वैल्यू क्या है? 20.5, 360, देन 383.1, 503.9, and number of units $20,000 into this. एंड बैंक बैलेंस क्या रहेगा? उतना ही रहेगा, 5,08,000। यूनिट्स कितना है? सेम। अभी यूनिट्स में कुछ फर्क होगा क्या? नहीं, यूनिट सेम रहेगा क्योंकि मेरा जो यूनिट्स है वो कौन से बेसिस पे है? एज ऑन 1st Feb का इन्वेस्टमेंट। 2nd Feb कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या रहेगा? अभी भी सेम रहेगा। सो सिंस द नंबर ऑफ यूनिट्स हैज रिमेन्ड सेम, what will happen is my NAV will change accordingly. So how much will be my NAV? NAV will be 78.84 and 82.26. Are you understanding this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Very good. Very good. लिख लो अभी ये। So hopefully म्यूचुअल फंड का आज बेसिक्स जो सम्स है वो आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Okay, good. Yes, sir.